So student, today we will continue the further topics of chapter 5, that is organizing. In the last class we have learned about what is organizing, what are the objectives and importance of organizing, what are the process of organizing and organizational structure. Today we will learn we have learned two types of organizational structure, that is functional structure and divisional structure. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स होता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस किस टाइप्स में डिवाइड है और किस किस टाइप के फॉर्म्स के उसको डिवाइडेशन दिया है या डिफ्रेंशिएट किया है ना। तो अपन पढ़ेंगे फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा आपका ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अकॉर्डिंग, तो उसको कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर देखते हैं अपन मीनिंग क्या है इसकी। ग्रुपिंग टुगेदर द एंटायर वर्क इनटू वेरियस डिपार्टमेंट एंड एंट्रस्टिंग दीज डिपार्टमेंट टू एक्सपेरिमेंट स्पेशलिस्ट। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे फंक्शन के अकॉर्डिंग आपके अलग अलग डिपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया गया है और उस डिवाइडेशन को हम बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे जिन ऑर्गेनाइजेशंस में फंक्शन के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट डिवाइड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखते हैं शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, और जनरल मैनेजर के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट है वो है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर होगा, उनका एक अलग फंक्शन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, उनका एक अलग फंक्शन होगा, मैनेजर, जनरल मैनेजर के डिपार्टमेंट अलग होंगे और प्रोडक्शन मार्केटिंग इनके अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। क्योंकि ये फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप में डिवाइड है और इन सब के अलग अलग वेरियस फंक्शंस हैं। अब देखते हैं ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मेरिट क्या होता है। इसका मेरिट ये होता है कि ये स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है, फ्लैक्सिबल रहता है, क्योंकि आपकी फंक्शन अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड है तो आपको पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन मिलेगा कि पर्सन जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कौन स्पेशलाइज है, फाइनेंस में कौन है, जनरल मैनेजर कौन अच्छे से टैकल कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन सा पर्सन सबसे अच्छा हैंडल करता है। ये होता है प्रमोट स्पेशलाइजेशन। ये एक फ्लैक्सिबल प्रोसेस होती है, इसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि हर वक्त अपना ये सब एक ही वर्क को करते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं अपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, इसलिए कोऑर्डिनेशन होता है। और ये कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है और इसमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। ये होते हैं आपके मेरिट्स ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब डीमेरिट क्या होंगे आपके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के, इसमें मोर पेपर वर्क लगता है, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट होता है। म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होता है क्योंकि ये सब वर्क एक ही चीज़ के एम के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर थोड़े से भी ग्रेजेस हुए तो उस वजह से इनमें क्या होता है, छोटी छोटी बातों पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोऑर्डिनेशन में डिफ़िकल्टी आती है, ऑब्स्टेकल फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट, और हर किसी का कंप्लीट डेवलपमेंट में ऑब्स्टेकल होता है और इवैल्यूएशन ऑफ वर्क होता है, क्योंकि आप अलग अलग चीज़ों का वर्क तो कर रहे हो लेकिन उसका एम एक ही है, इसलिए क्या होगा हमको बार बार हर चीज़ में इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। ये होते हैं डीमेरिट। तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इतना ही होता है। बात करते हैं अपन डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन की। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जब एक बिग ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट स्मॉल यूनिट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, उसको हम कहते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। When a big organization is divided into small administration unit for managing effectively, it is called divisional organization। ठीक है, अब डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो 3 बेसिस में डिवाइड है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल सिचुएशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स ऑफ इंटरप्राइजेज। आपका जो डिवीज़न होगा वो तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होगा, या आपका जियोग्राफिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा, या कोई अदर फॉर्म्स ऑफ इंटरप्राइजेज की वजह से होगा। तो पहले देखते हैं प्रोडक्ट डिवीज़न। प्रोडक्ट डिवीज़न में ये आता है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 1 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ तो नहीं बनाओगे। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फ़ैन भी बनता है और कूलर भी बनता है। अब ये ज़रूरी थोड़ी ना कि आप फ़ैन और कूलर दोनों को प्रोडक्शन एक साथ चलाओगे, तो आप क्या करोगे, फ़ैन और फ़ैन का प्रोडक्शन एक अलग डिपार्टमेंट में करोगे और कूलर का प्रोडक्शन एक अलग डिपार्टमेंट में करोगे। तो ये होता है आपका प्रोडक्ट डिविजनलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन में ये होगा कि प्रोडक्ट डिविजनलाइजेशन में ये होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा, फिर वहाँ पे आपका फाइनेंस, पर्सनल, प्रोडक्शन और मार्केटिंग होगा। ठीक है, अब मार्केटिंग ये तो एक एक डिपार्टमेंट होंगे, लेकिन जैसे फैंस का अलग होगा, और अगर एग्जांपल जैसे मैंने कूलर का दिया तो यहाँ मीटर है,
तो मीटर का अलग होगा। जहाँ पे फाइनेंस डिवीज़न के लिए उसका फाइनेंस के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा, पर्सनल अलग होगा, प्रोडक्शन अलग होगा और मार्केटिंग अलग होगा। सिमिलरली यही पूरे फंक्शन मीटर डिवीज़न में भी होंगे कि उसका फाइनेंस अलग होगा, मार्केटिंग अलग होगा, प्रोडक्शन अलग होगा और पर्सनल अलग होगा। ये होता है आपका प्रोडक्ट्स डिविजनलाइजेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका जियोग्राफिक डिविजनलाइजेशन। जियोग्राफिक डिविजनलाइजेशन ये होता है कि अगर आपका जैसे अपन ले लेते हैं रेल हो गए, ठीक है, रेलवेज हो गया, यहाँ पे जियोग्राफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका डिविजनलाइजेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर, ये तो एक होंगे, लेकिन फिर मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन, पर्सनल और इंजीनियरिंग हो गए। अब ये जो हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, पर्सनल, इंजीनियर, लेकिन ये सबके नॉर्थ जोन हो या साउथ जोन हो या ईस्ट जोन हो या वेस्ट जोन हो या सेंट्रल जोन हो, हर किसी के अलग अलग सर्विस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, अकाउंटेंट और इंजीनियर अलग अलग होंगे, क्योंकि इसकी जियोग्राफिक कंडीशन मतलब ये एक पूरा पार्ट है, लेकिन ये स्मॉल यूनिट में डिवाइड हुआ है क्योंकि एक ये बिग ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल डिविजनलाइजेशन। अब वेरियस जो डिविजनलाइजेशन होता है वो और अदर बेसिस में कैसे फॉर्म होता है। पहला होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जहाँ पे हर एक प्रोसेस लाइन के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, कि जो जैसे शेयर होल्डर हुआ ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है, फिर वो आएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर पे, देन ब्रांच मैनेजर, देन सुप्रीडेंट, देन फोरमैन और देन लेबर जो। यहाँ पे क्या होगा, आपकी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे लेबर वर्क है तो वो सबसे नीचे रहेगा और यही यहाँ से हायर अथॉरिटी डायरेक्शन देगी और उसके अकॉर्डिंग लोअर लेवल वर्क करेगी। ये होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि आपके जो मेन अथॉरिटी होंगी वो तो लाइन वाइज होंगी, फिर लेकिन क्या हो जाता है जैसे सुप्रीडेंट आ गया तो ये अपने वर्करों को अलग अलग स्टाफ में डिवाइड कर देगा कि ये लेबर स्टाफ है, ये वाले वर्किंग का स्टाफ है, ये प्रोडक्शन का स्टाफ है, ये मार्केटिंग का स्टाफ है। तो यहाँ पे स्टाफ के अकॉर्डिंग आपका डिवाइडेशन हो जाएगा और फिर वर्कर होंगे। ये होता है आपका लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 8 बॉस स्कीम चलती है। 8 बॉस स्कीम का मतलब आपका जैसे ऑफिस लेवल हो गया और फैक्ट्री लेवल होगा, ये 2 लेवल होते हैं। तो आपको ऑफिस के लिए अलग इसकी बॉस चाहिए होंगे या फिर अलग पर्सनस चाहिए होंगे और फैक्ट्री के वर्क के लिए अलग चाहिए होंगे। तो यहाँ पे आपके 8 बॉस ये रहते हैं, फॉर एग्जांपल रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम क्लर्क, डिसिप्लिनरी, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर बॉस। रूट क्लर्क का ये होगा कि वो अपनी पूरी प्रोसेस चेक करेगा, इंस्ट्रक्शन क्लर्क इंस्ट्रक्शन देगा, टाइम क्लर्क टाइम देगा, टाइम बताएगा और कॉस्ट बताएगा कि कितना टाइम लगना चाहिए प्रोडक्ट बनने में, और ये डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। ये आते हैं ऑफिस लेवल में, ठीक है, और इनके लेबर को ये हैंडल करेंगे, ठीक है। गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर बॉस ये गैंग को बताएगा कि आपको ये सब वर्क करना है, ये स्पीड बताएगा कि इतनी स्पीड में हो जाना चाहिए काम, ये रिपेयर ऐसा होगा, और इंस्पेक्टर मतलब जो इंस्पेक्ट करेगा। ये फैक्ट्री लेवल होता है और ये ऑफिस लेवल होता है। ये होता है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन 8 बॉस की। फिर आता है आपका कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में आपके वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन होता है और वहाँ पे कमेटी बना दी जाती है, उसको बोलते हैं कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जहाँ के आपको एक प्रोजेक्ट के वर्क के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, उसी प्रोजेक्ट को करने के लिए आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाता है जो स्पेशलाइज्ड वे में होता है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये 2 मेन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जहाँ पे हर एक काम सिस्टमैटिक, प्रॉपर और अथॉरिटी और एक सीक्वेंस वे में, सिस्टमाइज्ड वे में होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो हेड होगा वही आपको क्या देगा, ऑर्डर देगा, और जो लोअर लेवल होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं स्कूल। तो स्कूल में डायरेक्टर हैं, ठीक है, फिर आते हैं प्रिंसिपल, देन टीचर्स एंड देन स्टूडेंट।
तो यहाँ पे ये नहीं है कि टीचर जाके प्रिंसिपल या और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आपको ऑर्डर दे या कुछ सजेस्ट करे, ठीक है। जब वो मांगेंगे तभी सजेशन होता है। बाकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि जो हायर अथॉरिटी होगी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर प्रिंसिपल को ऑर्डर देंगे, प्रिंसिपल टीचर से वर्क करवाएंगे और टीचर्स एग्जीक्यूट करेंगे टीचर स्टूडेंट को पढ़ाने में। ये होता है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे कोई सीक्वेंस या अथॉरिटी नहीं रहती। यहाँ पे कोई भी किसी को ऑर्डर दे देता है, मिलकर उन लोग काम कर लेते हैं। यहाँ पे कोई अथॉरिटी या फिर किसी के रिस्पेक्ट की बात नहीं रहती है, बस उनको ये रहता है कि उनका काम हो जाए, कोई प्रॉपर या सिस्टमाइज वे नहीं रहता है। तो ये होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी दिए हैं, वो आप बुक से पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी को क्या अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हो किसी सबऑर्डिनेट को, जो एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में रहता है, ठीक है। मीन्स ग्रांटिंग द अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट टू ऑपरेटिव विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। जैसे आपने वर्कर है, ठीक है, वर्कर में आपने किसी को एक हेड को किसी एक को हेड बना दिया, या सभी वर्कर को कुछ अथॉरिटी दे दी कि आप ये डिसीजन ले सकते हो, लेकिन वो डिसीजन कुछ प्रिस्क्राइब लिमिट में होंगे। ये नहीं कि आपको अथॉरिटी मिल गई तो आप कुछ भी कर लो। तो किसी भी पर्सन को या सबऑर्डिनेट को थोड़ी बहुत अथॉरिटी देना कुछ प्रिस्क्राइब लिमिट में, उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, मैनेजरियल एफिशिएंसी इंप्रूव्ड होती है, एम्प्लॉय जिसको भी अथॉरिटी दी उसका डेवलपमेंट होता है, न्यू आइडिया इंकरेज होते हैं और कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि सबके हाथ में अथॉरिटी हो जाती है, गिविंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल डिपार्टमेंट। मतलब आपका जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, देन मैनेजर है, देन एचओडी यहाँ पे आएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, वर्कर्स होंगे और फिर सुपरवाइज़र होंगे और फिर होंगे लेबर। तो यहाँ पे आप ये करोगे कि आप सब डिपार्टमेंट में यहाँ सबको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे कि आंसरेबल भी होना चाहिए और आपको अथॉरिटी भी है कि आपको कैसे काम करवाना है। तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है गिविंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देन इसमें क्या हेल्पफुल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसमें क्विक डिसीजन बनता है क्योंकि सबके पास अथॉरिटी होती है, बर्डन रिड्यूस होता है, कंपटीशन को फेस करने में हेल्पफुलनेस होती है, मोटिवेशन होता है और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होता है। ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, थैंक यू।